आप दोनों विधाओं को जानते हैं, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग कैसे है और मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किसकी जरूरत है। प्रारब्ध का मतलब होता है आपके संचित कर्मों में से जो कर्म आपको इस जन्म में निभाने के लिए, भोगने के लिए नहीं, निभाने के लिए मिले हैं, वो आपका प्रारब्ध है। हमारा जो जन्म का वक्त, तारीख और जगह होती है ना, वो हम खुद चूज करते हैं ताकि वो चार्ट वैसा ही बने जैसा प्रारब्ध है। ऋग्वेद इस बारे में नहीं है कि धर्म क्या है, भगवान कौन है, इस बारे में नहीं। ऋग्वेद इस बारे में है कि दुनिया की रचना कैसे हुई, आप एज एन सोल कौन हो, यहाँ कैसे आए थे, रीइंकारनेशन क्या होता है, कर्म क्या है और ये 5 एलिमेंट्स जिनसे हम बने हैं वो क्या है। जो मेरे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, सो दैट उसकी एक्सेप्टेंस थोड़ी ज्यादा हो जाए, मेरा मन शांत हो जाए, मुझे मालूम चल जाए कि ठीक है ये मेरे ही किए हुए कर्म थे जिसका ये फल है। तो भी इससे मुझे बहुत ज्यादा लाभ कहाँ मिला। वो पहले डायग्नोस करता है कि आप कहाँ से आए, क्यों आए, ये प्रॉब्लम क्यों लेके आए, आपको बताता है और साथ में ये भी बताता है कि आपका रोड मैप क्या कहता है आपके बारे में। यही काम होता है रिग्रेशन या आकाशिक रिकॉर्ड रीडर का। तेज पत्ते पे लिखने वाले कहते हैं कि उनकी रेमेडी काम करेगी, हरी कलम से लिखने वाले कहते हैं उनकी रेमेडी काम करेगी। अब आप ये बता रहे हो कि आपका आकाशिक या पास्ट लाइफ काम करेगा। तेज पत्ते पे लिखने से अगर पैसे देता होता तो ऋषि मुनि बेवकूफ थोड़ी थे जो इतने बड़े बड़े वेद पुराण और कर्म लिख गए। श्री कृष्ण कर्म लिख गए, तेज पत्ता क्यों नहीं लिख गए। पर श्री कृष्ण ये भी तो नहीं लिख गए कि पास्ट लाइफ के बारे में जानो। ऋग्वेद लिख गया, महाभारत से पहले लिखा गया है ऋग्वेद। जब जो मेरे प्रारब्ध में लिखा है या जो पिछले जन्म में मैंने कर्म कर दिए और उसका फल मुझे भोगना, मेरी भाषा में और आपकी भाषा में ऋण चुकाना है, जब वो ऋण मुझे चुकाना ही है, वो मेरा खुद सेलेक्ट किया हुआ है, तो अब मैं पास्ट लाइफ जान के करूं भी क्या जब उससे कुछ परिवर्तन नहीं आना है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी को पास्ट लाइफ की जरूरत है, ऐसा नहीं है, लेकिन जिसे जरूरत है। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वर्षों से इस भजन को हम गा रहे हैं, इसके अर्थ को हम समझते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी अनकही बातें हैं जिन्हें समझना अब भी जरूरी है। हमारा पुनर्जन्म होता है और बहुत सी चीजें, बहुत से हमारे पिछले जन्म के कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें भोगना हमें इस जन्म में पड़ता है। ये हमारे शास्त्र बताते हैं, पुराण बताते हैं, बड़े बड़े साधु महात्मा बताते हैं, लेकिन वो कौन से कर्म थे जिनका फल हम अभी भुगत रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है। विज्ञान अब ये कहता है कि इन चीजों को समझना कुछ आसान हो गया है। बहुत से एक्सपर्ट ये कहते हैं कि वो आपको बता सकते हैं कि पिछले जन्म में आपने ऐसा क्या किया था जिसका हर्जाना आपको अभी भुगतना पड़ रहा है। ऐसे एक एक्सपर्ट मेरे साथ आज पॉडकास्ट में मौजूद हैं। खास बात यह है कि वो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग भी करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के एक्सपर्ट भी हैं। तो मुझे लगता है इन दोनों ही विधाओं से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब उनसे हम ले सकते हैं, समझ सकते हैं और आपकी बहुत सी जिज्ञासाओं की शांति आज के इस पॉडकास्ट में हो सकती है। तो चलिए अब देर नहीं करती हूँ, फटाफट से स्वागत करती हूँ। ये आपको बता दूं कि वो इंजीनियर भी हैं, इसलिए जो भी बातें आपको बताएंगे तर्क सहित बताएंगे और उम्मीद मैं कर रही हूँ कि शायद कुछ फैक्ट्स, कुछ डेटा भी हमारे साथ होगा। पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद है आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट प्रतीक बजाज जी। स्वागत है सर। सबसे पहले तो ये कि क्योंकि आप दोनों विधाओं को जानते हैं, तो पहले तो आप मुझे ये समझाइए कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग कैसे है और मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किसकी जरूरत है। ओके, पहले तो जितने भी लोग इसे सुनने वाले हैं, मैं उन सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरा काम जो है लोगों की तकलीफ से जुड़ा हुआ है और उससे मेरे पास पैसे आते हैं। सो इट्स जस्ट लाइक आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बिकॉज दैट्स माई ऑक्यूपेशन। अब आपका सवाल ये है कि ये कैसे पता चलेगा। शालिनी जी, हम बात शुरू करते हैं थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी से, फिर मैं आपको वहाँ पे लेके आऊँगा एग्जैक्टली। जब भी हम में से कोई पैदा होता है ना, उससे पहले
हमें ऊपर एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपने पेरेंट्स को चूज़ करो, अपनी लाइफ को चूज़ करो। किस हिसाब से आप चूज़ करोगे? आपके संचित कर्मों में से निकलेगा प्रारब्ध। मान लो आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए पूछने के लिए कि हम पूछने जाते हैं ना, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, जॉब से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, मैं स्टक हूँ, या कोई डिसीज चल रही है, या कोई और प्रॉब्लम है। तो एस्ट्रोलॉजर हमें ये बता देता है कि ये प्लैनेट यहाँ बैठा है, ये प्लैनेट यहाँ बैठा है, ये प्लैनेट यहाँ बैठा है, इस वजह से तुम्हें ये वाली तकलीफ आ रही है, और या फिर तुम्हारी ये वाली दशा चल रही है। अब अगर आप उससे ये सवाल पूछो कि ये प्लैनेट यहीं क्यों बैठा है, सबकी कुंडली में तो नहीं बैठा है यहाँ पे, तो वो बोल देगा आपका प्रारब्ध है। जब मैं पैदा हुई वो प्लैनेट वहां पे था, इसलिए वहां बैठा है। हाँ, मतलब आपका प्रारब्ध यही है। दिस इज व्हाट वी कॉल प्रारब्ध। तो प्रारब्ध क्या होता है? प्रारब्ध का मतलब होता है आपके संचित कर्मों में से जो कर्म आपको इस जन्म में निभाने के लिए, भोगने के लिए नहीं, निभाने के लिए मिले हैं, वो आपका प्रारब्ध है। और उसका रिफ्लेक्शन जब हम एक कैलकुलेटिव मेथड में लेते हैं तो वो हमको आपके पत्रिका या हमारे चार्ट में दिखने लग जाता है। ठीक है ना? तो उसको हमारा एक रीडेबल स्टेट में बनाने के लिए हमने उसको एस्ट्रोलॉजी के फॉर्म में हम उसे समझ लेते हैं, प्लैनेटरी पोजीशन। लेकिन राहु का 7th हाउस में बैठना आपकी शादी में शायद तकलीफ दे सकता है। तो क्या राहु उसके लिए जिम्मेदार है? नहीं, हम जिम्मेदार हैं। एग्जैक्टली। कुछ तो पीछे ऐसा हुआ था कि प्लैनेट वहां पर आके पोजीशन हो गया। तो हमारा जो जन्म का वक्त, तारीख और जगह होती है ना, वो हम खुद चूज करते हैं ताकि वो चार्ट वैसा ही बने जैसा प्रारब्ध है। ठीक है ना? अब प्रारब्ध एस्ट्रोलॉजी के लैंग्वेज में या एक बड़े बड़े शब्दों में बोलूं तो प्रारब्ध बड़ा हैवी सा वर्ड लगता है ना, कि कुछ बहुत बड़ी बात कर रहा है। लेकिन उसके पीछे क्या है? उसके पीछे लेसन्स हैं, हमारे किए गए कर्म हैं, ऐसी चीजें हैं जो पीछे अधूरी रह गई, हमारे इमोशंस हैं। ये सब कुछ रिफ्लेक्ट होते हैं आपके चार्ट में उन प्लैनेट्स की पोजीशन के तौर पे। ठीक है? जब भी हम एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं तो हम कभी ये पूछते हैं कि मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी क्यों है, मेरी लाइफ में ये वाला पार्ट अच्छा क्यों चल रहा है, मेरे पास पैसे क्यों हैं, मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार क्यों करते हैं? नहीं पूछते ना। नेवर। सिर्फ ये पूछते हैं कि ये वाली तकलीफें क्यों आ रही हैं। तो जो अच्छा मिला वो गुड कर्मास अपना रोल प्ले करने आए। लेकिन जब कुछ हर्डल्स आई तो वो उसी प्रारब्ध में से कुछ ऐसा निकला ना जो अधूरा है, जो आपको इस जन्म में क्लियर करना है, जो इमोशंस आपको स्टेबलाइज करने हैं, जो उन चीज़ों को बैलेंस करना है, वो वाला पार्ट भी तो वहीं से निकल के आया। ठीक है ना? अब हम एस्ट्रोलॉजी क्या बताती है? एस्ट्रोलॉजी ये बताती है, वो एक टेंटेटिव टाइमलाइन बता देगी आपको चीज़ों की। ठीक है ना? ये यहाँ बैठा है और ये वाली दशा इस समय से इस समय तक चलेगी, लेकिन वो ये नहीं बता सकती कि क्यों, मेरे साथ ही क्यों। अब एक केस स्टडी के तौर पे आपको बताता हूँ। 2 ट्विंस जो एक ही टाइम पे पैदा हुए, 30 सेकेंड्स के डिफरेंस पे, कुंडली में कोई खास फर्क नहीं है। क्या दोनों की लाइफ सेम होगी? नहीं। पैदा तो एक ही दिन एक ही टाइम पे हुए, क्या एक ही टाइम पे मरेंगे? नहीं। तो इसका मतलब कुंडली की एक्यूरेसी 100% नहीं है। उसके पीछे आपका कर्म अपना काम कर रहा है, जो आपके लाइफ के डिफरेंट इंटरवल्स को डिजाइन करने वाला है। ठीक है ना? जब हम रिग्रेशन की बात करते हैं या हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो हम ये फिगर आउट नहीं करते कि प्लैनेट यहाँ क्यों है। हम ये फिगर आउट करते हैं कि उसके पीछे का कर्म क्या है, आपके लेसन्स क्या हैं पीछे जो अभी अधूरे रह गए। देखिए, सबसे पुराना वेद जिसे हम ऋग्वेद कहते हैं, ऋग्वेद इस बारे में नहीं है कि धर्म क्या है, भगवान कौन है, इस बारे में नहीं। ऋग्वेद इस बारे में है कि दुनिया की रचना कैसे हुई, आप एज एन सोल कौन हो, यहाँ कैसे आए थे, रीइंकारनेशन क्या होता है, कर्म क्या है, और ये 5 एलिमेंट्स जिनसे हम बने हैं वो क्या है। ठीक है? तो ऋग्वेद ये कहता है, ऋग्वेद में बहुत क्लियरली ये चीजें मेंशन हैं कि आपके जन्म का स्रोत, जन्म का कारण आप खुद हो, और जो आपके साथ हो रहा है वो ऋण है जो आप चुका रहे हो। ये साफ शब्दों में लिखा है, यानी कर्म यानी अधूरा आपका ऋण है। तो हम भोग नहीं रहे, अपने डेट सेटल कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है? अब आप ये सोचो कि अगर आपको ये पता हो
कि एग्जैक्टली पीछे क्या था, तो उसका एक्सेप्टेंस बहुत आसान हो जाता है। फिर ये समझ लेना कि क्या है, परिस्थिति क्या है, तो ये बहुत आसान हो जाता है कि मेरा मूव क्या होना चाहिए, मैं क्या करूं। अगर आपकी शादी में प्रॉब्लम दी गई है तो नेचर या रैंडमली आपके साथ नहीं कर रही, आप डिसाइड करके आए थे ये पीछे से। आपने अपने पेरेंट्स चूज किए, अपनी लाइफ चूज की, फाइनेंस चूज किया। ये इस वजह से नहीं कि आपको कम पैसे मिलने चाहिए या ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए या शादी अच्छी जानी चाहिए या नहीं जानी, ये इस बारे में नहीं। आपका किस एरिया में ऋण है, कौन से एरिया का ऋण आपको चुकाना है, यहाँ पे इकट्ठी गई की गई चीज़ें तो यहीं छूट जाएंगी सारी। साथ में क्या जाएगा, कितना ऋण चुक गया, कौन सी चीज़ें आपने सेटल कर ली, क्या बचा, वही आप लेके जाओगे। तो उसके हिसाब से लाइफ प्लान हुई है, उसके हिसाब से स्ट्रक्चर डिसाइड और डिजाइन हुए। ये बताता है आकाशिक या रिग्रेशन कि आपके साथ जो आज परिस्थिति है वो क्यों है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो कोई ऐसा सिग्निफिकेंस लेके आता है कि ये इस धर्म का बच्चा है, नहीं लेके आता। उसकी बॉडी पे कहीं मार्क नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो धर्म किसको मिलता है, नाम किसको मिलता है, बॉडी को। तो जैसे ही आप बॉडी छोड़ोगे, धर्म और नाम जैसी चीजें छूट जाएंगी। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि ये मैनमेड चीजें, क्योंकि अगर भगवान धर्म बनाता तो आपको वो धर्म में भेजता, धर्म के साथ भेजता, बट वो फैमिली में भेजता है। धर्म तो हमने बना लिया। अब दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक लड़ाई धर्म की है। ठीक बात। तो धर्म मिला किसे है, आपके शरीर को। जैसे ही शरीर छूटेगा, धर्म यहीं रह जाएगा, रिश्ते यहीं रह जाएंगे, इमोशंस यहीं रह जाएंगे। क्या जाएगा कि ऋण कितना चुका लिया आपने। पर आकाशिक और पास्ट लाइफ रिग्रेशन से अगर मुझे सिर्फ ये पता चल रहा है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, सो दैट उसकी एक्सेप्टेंस थोड़ी ज्यादा हो जाए, मेरा मन शांत हो जाए, मुझे मालूम चल जाए कि ठीक है ये मेरे ही किए हुए कर्म थे जिसका ये फल है, तो भी इससे मुझे बहुत ज्यादा लाभ कहाँ मिला। ये मैं इस संदर्भ में कह रही हूँ कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं हार्ट डिजीज लेके, डॉक्टर टेस्ट करके बता दे कि जो तुमने तो बहुत तला मला पकौड़ा खाया था और तुम्हारे पोल्यूशन में तुम रह रहे थे या तुम्हारे जेनेटिक्स ऐसे है इसलिए तुम्हें हार्ट प्रॉब्लम है। अगर वो दवाई लिख के नहीं दे सकता, मतलब वो मुझे संतोष करने को बोले कि ये तो तुम्हारे जेनेटिक्स हैं तो तुम्हें तो ये प्रॉब्लम होनी ही थी, अगर वो दवाई नहीं लिख सकता, अगर वो ऑपरेशन नहीं कर सकता, अगर वो मेरे रोग को दूर नहीं कर सकता या उस दर्द को कम नहीं कर सकता, मेरा जीवन नहीं बढ़ा सकता, तो डॉक्टर की क्या जरूरत। देखिए मैम, इसमें ना एक फर्क है। डॉक्टर आपको दवाई प्रिस्क्राइब कर सकता है, लेकिन क्या दवाई खिला सकता है? ऑब्वियसली नहीं। वो कौन खाएगा? मैं खुद। अब सपोज आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, आपने बोला मेरे को चोट लग गई है, ठीक है, या मेरे को हार्ट प्रॉब्लम है जैसा आपने कहा। क्या वो ये बोल सकता है कि आप मेरे पास आ गई शालिनी जी तो ऐसा करते हैं कल ही ठीक कर देते हैं सारा कुछ? नहीं। उसको ठीक होने में जो टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही, जब तक आपके एक्ट्स चेंज नहीं होंगे, आपकी ये एक्सेप्टेंस नहीं आएगी कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। हाँ। ठीक है ना? वो आपको सजेस्ट करेगा कि देखो ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो चीजें इंप्रूव होने थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन चीजें इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, यही काम होता है रिग्रेशन या आकाशिक रिकॉर्ड रीडर का भी। वो पहले डायग्नोस करता है कि आप कहाँ से आए, क्यों आए, ये प्रॉब्लम क्यों लेके आए, आपको बताता है। और साथ में ये भी बताता है कि आपका रोड मैप क्या कहता है आपके बारे में। जिंदगी का जो रोड मैप है वो क्या कहता है, समझिए। जैसे प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स होता है ना, वो क्या करता है, वो हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा होता है। हमारे अंदर भी एक ब्लैक बॉक्स होता है, उसे हम चेतना कहते हैं। वो हमने नाम दिया सबकॉन्शियस माइंड, बट वो चेतना होती है। आपने सुना है जब पुराने नानी दादी लोग कहते थे कि जब कोई मर जाता है ना तो वो तारा बन जाता है, सुना है ना? तो तारा इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ लाइट ब्लिंकिंग, राइट, इन द स्काई। हम देख सकते हैं वहां पर है, बट छू नहीं सकते, उसे समझ नहीं सकते, बस सिर्फ लाइट फॉर्म में देख सकते। यही चेतना होती है, लाइट के फॉर्म में। हम बेसिकली, आई एम लिविंग दिस बॉडी, आई मीन्स दिस चेतना, मैं इस चेतना इस शरीर में रह रही है, यही कहते हैं। ठीक है, आप किसी संत से, किसी योगी से बोलोगे तो बोलेगा ये तो शरीर है, मैं रह रहा हूं इसमें। ठीक है ना? तो ये सबकॉन्शियस क्या करता है, ये आपके सारे इंटेंशन, सारी एक्टिविटी, हर चीज को नोट डाउन करता जा रहा है। इसके पास
वो पैकेज है जो आपने आने से पहले डिसाइड किया था, जिसमें लाइफ का रोड मैप है। तो एक रीडर जब आपको टैप इन कराता है ना, तो वो कर्म नहीं ढूंढ रहा, वो रोड मैप ढूंढ रहा है। रोड मैप में ये सारे हर्डल्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि अच्छा मिला तो हमने नहीं पूछा, लेकिन जब प्रॉब्लम आई तो ये दोनों चीजें उस रोड मैप में मेंशन है ना, कि ये यहाँ पे मिलेगा और ये यहाँ पे मिलेगा। हाँ। तो जब हम उस रोड मैप को टैप इन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या मूव है जो तुम्हारा ये ऋण पूरा करा देगा। ये इसके बारे में है। करने वाले आप ही हो। हाँ। डॉक्टर आपको डायग्नोस करके दवाई दे देगा, ये क्या बोलेगा कि अभी ठीक हो जाएगा, तेज पत्ते पे लिख लो तो पैसे आ जाएंगे, हरे पेन से लिखने से नहीं आते। तुम्हारा ऋण अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में है, या तुम्हारे पैसों की ब्लॉकेज में है, या तुम्हारी बीमारी में है, तो उसके पीछे कोई लेसन है जो तुम्हें लर्न करना है, अपना ऋण चुकाना है। तेज पत्ते पे लिखने वाले कहते हैं कि उनकी रेमेडी काम करेगी, हरी कलम से लिखने वाले कहते हैं उनकी रेमेडी काम करेगी। अब आप ये बता रहे हो कि आपका आकाशिक या पास्ट लाइफ काम करेगा, तो मुझे लगता है बड़ा कंफ्यूजन मेरे व्यूवर्स के लिए भी है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, कोई सवाल अगर आपके मन में है, आप प्रतीक जी से पूछना चाहते हैं। आप मुझे क्या मेरा हमेशा से मानना है कि हम कहानियों से ज़्यादा चीज़ें समझ पाते हैं। आप कोई मुझे ऐसा उदाहरण जो कोई आपके पास आया हो, आपने आकाशिक किया हो या पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू उसकी प्रॉब्लम सॉल्व भी हुई हो, सिर्फ वो पिछले जन्म में क्या था वो मेरे लिए बस एक कहानी है, उसकी प्रॉब्लम भी दूर हुई हो, फिर वो बेहतर इंसान बन पाया हो या आगे बढ़ पाया हो, वो प्लीज़ अगर आप बताएं। देखिए शालिनी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि तेज पत्ते वाले का कहना है कि उसकी रेमेडी काम करती है, और ग्रीन पेन वाले का कहना है कि उसकी रेमेडी काम करती है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ इस पर, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। एक्शन से पहले अगर आपको एक कार खरीदनी है, ठीक है, तो उस एक्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले यहाँ पर उसका इंटेंशन प्लान हो चुका होता है, राइट है ना। ये वाली गाड़ी, ये आप दिमाग में कार खरीद चुके होते हैं ऑलरेडी, ठीक। तो अगर हम एक मिनट के लिए माने कि भगवान एग्जिस्ट करता है, यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, तो जब तुम तेज पत्ते पे लिख रहे हो तो उसको पता नहीं चल रहा कि तुम क्या कर रहे हो। डेफिनेटली। तो वो तेज पत्ते पे लिखने से अगर पैसे देता होता तो ऋषि मुनि बेवकूफ थोड़ी थे जो इतने बड़े बड़े वेद पुराण और कर्म लिख गए। श्री कृष्ण कर्म लिख गए, तेज पत्ता क्यों नहीं लिख गए कि ये करना सबको पैसे मिलेंगे? ऐसा नहीं है। पर श्री कृष्ण ये भी तो नहीं लिख गए कि पास्ट लाइफ के बारे में जानो तो ऋग्वेद लिख गया, महाभारत से पहले लिखा गया है ऋग्वेद। आप उस चीज को समझ, वो जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी का आधा कॉन्सेप्ट ऋग्वेद में लिखा हुआ है। यूनिवर्स कैसे बना, अग्नि क्या है, जल क्या है, देवता कौन है, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं, हमारा यूनिवर्स से कनेक्शन क्या है, उसमें लिखा है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा ये चीज। मैं और हाँ कंफ्यूज क्योंकि हो रही हूँ आपकी बातों से। ये सारी चीजें तो हम सब मानते भी हैं और जानते भी हैं। सवाल मेरा सिर्फ इतना भर है कि मैं मेरी पास्ट लाइफ के बारे में जान के क्या करूं, जब जो मेरे प्रारब्ध में लिखा है या जो पिछले जन्म में मैंने कर्म कर दिए और उसका फल मुझे भोगना, मेरी भाषा में और आपकी भाषा में ऋण चुकाना है। जब वो ऋण मुझे चुकाना ही है, वो मेरा खुद सेलेक्ट किया हुआ है, तो अब मैं पास्ट लाइफ जान के करूं भी क्या जब उससे कुछ परिवर्तन नहीं आना है? देखिए ऐसा है कि आप, ये ऐसा नहीं है कि हर आदमी को पास्ट लाइफ की जरूरत है, ऐसा नहीं है, लेकिन जिसे जरूरत है। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे दो चीजें विथ एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, एक लड़की, हमारे देश में बड़े कॉमन होता है, एक लड़की के साथ कुछ अब्यूज हुआ, ठीक है, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। ये उसका लास्ट इमोशन था एट द बिफोर द डेथ, ठीक है। या एक फैमिली रोड पे जा रही है कार में और उनका एक्सीडेंट हो गया, पूरी फैमिली खत्म हो गई, ठीक है। अब वो सब लोग लास्ट इमोशन क्या लेके गए? फियर, एंगर, गिल्ट लेके गए। वो वही लेके आएंगे दोबारा। अब नेचर का सिस्टम ये है कि उनमें से किसी को नहीं पता कि ये शुरुआत जो यहां से हुई है विद दैट सर्टेन इमोशन, ये ऐसी क्यों हुई है। कुंडली में भी नहीं लिखा होगा। अब कहाँ ढूंढने जाएंगे? अगर ये इस बर्थ में हुआ होता
तो साइकाइट्रिस्ट आपको उससे बाहर निकाल देता। ठीक बात। लेकिन जब आपको नहीं पता ये क्यों है, तो कहाँ ढूंढोगे, फिर कैसे पता चलेगा? ऐसे लोग जिनकी शादी का टाइम आता है और वो हर मिलने वाले इंसान से जिससे शादी के लिए मिलते हैं, वो उसके अंदर कोई कमी ढूंढ लेते हैं। उम्र गुजरती जाती है, गुजरती जाती है, गुजरती जाती है, एक फियर फैक्टर होता है अंदर ऑपोजिट जेंडर के प्रति, क्योंकि पीछे कुछ तो ऐसा हुआ है जो आपको उस रिलेशनशिप में एंटर नहीं होने दे रहा। अब आप एक चीज को समझिए शालिनी जी, नेचर डिसबैलेंस नहीं चाहती। ये टास्क है कि आप इस बर्थ में उसको रिलीज करके अपने आप को बैलेंस कर लो, ताकि वो लाइफ साइकिल जो सोल की जर्नी है वो आगे बढ़े। आप स्टक हो गए हो, वो स्टकनेस किसी भी और तरीके से नहीं निकल पाएगी। रिलीज करने का ऑप्शन होता है? बिल्कुल होता है। पहले जब आप, फॉर एन एग्जाम्पल, हमने ये पता कर लिया ये इस वजह से आपके साथ स्टोर्ड ट्रॉमा और इमोशंस हैं आपके अंदर, देन वील ट्राई टू रिलीज इट बाय द टाइम। पहले तो एक्सेप्टेंस पिक्चर में आएगी कि क्या है एग्जैक्टली, सिनेरियो क्या है, क्यों है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पीछे से आप कैरी करके लेके आओ। मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ। एक फैमिली आई मेरे पास, इस बात को लगभग 5 साल हो गए। उनके घर में मुंबई में रहते हैं वो लोग, उनके घर में एक बच्ची पैदा हुई, ठीक है। उस बच्ची को हार्ट डिसीज थी, बाय बर्थ लेके आई। तो डॉक्टर ने बता दिया फैमिली को कि देखो ये इस कंडीशन के साथ पैदा हुई है और जब तक वो 6 साल की नहीं होगी हम सर्जरी नहीं कर सकते, उसके बाद फिर सर्जरी हो पाई। फैमिली बहुत डिस्टर्ब थी। तो पिछले साल उसकी सर्जरी के पहले उसकी मदर मेरे पास आई रीडिंग कराने की, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये बच्ची इतनी तकलीफ में है, ये भोग रही है, हमारी फैमिली के साथ ये हो रहा है, पैसे ड्रेन हो रहे हैं, सारी चीज़। जब उनकी रीडिंग करी तो ये समझ में आया कि जब वो बच्ची पैदा हुई थी उस समय पे जो उस बच्ची के फादर हैं वो ओवर ऑक्यूपाइड थे अपने बिजनेस में, तो वो फैमिली को सबसे कम टाइम देते थे। मदर इमोशनली ड्रेन्ड थी। उसका एक भाई है, उसका भी डिस्कनेक्शन था पेरेंट्स के साथ बिकॉज ऑफ देयर सिचुएशन, ठीक है। अब जब बच्ची पैदा हुई तो वो एक हार्ट डिसीज लेके आई और डॉक्टर ने कहा कि इसके सामने ऊंची आवाज में बात करना, झगड़ा करना, चिल्लाना नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसके हार्ट पे इफेक्ट करेगा। आपको एक बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट उसको देना पड़ेगा जब तक उसकी सर्जरी हो नहीं जाती, ठीक है। फादर को टाइम स्पेयर करना शुरू करना पड़ा, मदर को अपने इमोशनल ड्रेनेज से बाहर आना पड़ा, भाई को एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करना पड़ा। 5 साल के बाद अब वो बच्ची की सर्जरी हो चुकी है, वो ठीक है। मदर यही पूछने आई थी कि वो ठीक रहेगी नहीं रहेगी, क्या होगा, ऐसी सिचुएशन क्यों। बच्ची इसलिए फैमिली में एंटर हुई थी क्योंकि वो फैमिली को रीयूनाइट, आपस में जोड़ने वाली थी। ये उसका कर्म था, नेचर ने उस डिसबैलेंस को क्लियर किया था। सर्जरी तो एट द एंड हो गई। हाँ। अब आज की फैमिली में और आज से 5 साल की पहले की फैमिली में बहुत फर्क है। तो हर बार हम तकलीफ इसलिए नहीं लाते कि हम भोग रहे हैं, बिना डंडे के कोई कुछ नहीं सीखता। तो कई बार चीजों को ठीक करने के लिए नेचर को हार्ड स्टेप भी लेने पड़ते हैं और हम उसको तकलीफ के एंगल से देख रहे होते हैं। आज जब उस फैमिली से जब हम बात करते हैं तो उन्हें लगता है, वो ये जरूर कहते हैं जो हुआ ये सबसे बेहतर है, हुआ, हाँ, सबसे बेहतर है। तो आज जो हो रहा है ना, ये एक्सेप्टेंस, और क्यों हो रहा है, अगर आप ये समझ पाओ तो आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, वो समस्या को हल करने की तरफ ही होगा। मेरे बहुत से व्यूवर्स कमेंट करके पूछते हैं कि हमारी जॉब नहीं लग पा रही है, बहुत बहुत हम कोशिश कर रहे हैं, बावजूद इसके हम सफल नहीं हो पा रहे। मेरे बहुत से व्यूवर्स ये पूछते हैं कि हम रिलेशनशिप में सक्सेस हमें नहीं मिल पा रही है। हालांकि रिलेशनशिप का एक एग्जांपल अभी आपने दिया भी, बहुत से लोगों की लेट मैरिजेस हो रही है, बहुत से लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हैं और डॉक्टर भी नहीं पकड़ पा रहा कि वो हेल्थ इशू क्यों है। तो क्या ये सारे भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें लोगों को तो ये लग रहा है कि हम मेहनत भी कर रहे हैं, हम डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, हम टेस्ट भी करा रहे हैं, पर हमें नहीं पता क्यों हो रहा है, तो क्या उसके पीछे भी उनका पिछला जन्म हो सकता है? मैम आप एक चीज को सोचिए कि जब दुनिया में बच्चे ब्लाइंड पैदा होते हैं, रेयर डिसीज के साथ आते हैं, एक बच्चा जो अभी 3 महीने का है उसको रेयर डिसीज है, अभी तो बिस्तर में पड़ा है, कोई कर्म तो अभी शुरू किया भी नहीं है, तो वो एक नॉर्मल बच्चे से डिफरेंट क्यों है? पीछे से लाया है अपने लिए सारी चीजें लिखवा करके।
तो उसके कर्मों ने उसकी लाइफ डिसाइड करी है। अब मैं आपको उदाहरण पे बताता हूँ, फिर आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, शालिनी जी ने इस जन्म में बहुत पैसे का झोलझाल किया, बस पैसे चाहिए थे, कैसे भी चाहिए थे, खूब सारे पैसे लोगों के साथ गड़बड़ करके आपने इकट्ठे कर लिए, ठीक है। अब पैसे तो आप यहाँ से ले जा नहीं सकते, वो तो यहीं रह जाएंगे लास्ट में। लेकिन आप क्या ले गए? आप उन सब का कर्ज ले गए। ऑब्वियसली ले जाओगे, क्योंकि आपने उनके साथ चीट किया है। हाँ। अब वो जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो क्या लाओगे? जो लेके गए हो, हाँ। जो लेके गए वही तो लाओगे, वही है आपके पास। आपके पास अच्छा नहीं है, ठीक है ना। हाँ। अब आप कर्ज लेके आए, अब आपको ऐसी फैमिली में भेजेंगे जहां आपको मजदूरी करनी पड़ेगी। मजदूरी इन द सेंस कि इतना काम करना पड़ेगा अपने सर्वाइवल के लिए। नेचर रिवर सेक्शन थ्योरी पे काम करती है। अगर आपको पैसे की वैल्यू सिखानी है तो वो आपको ऐसी जगह भेजेंगे जहां पर एक एक पैसे का आपको हिसाब रखना पड़ेगा। एंड यू विल लर्न कि पैसे की वैल्यू क्या है। अगर आपको पेशेंस सिखानी है, ठीक है, तो आपको इतने इम्पेशेंट पेरेंट्स के पास भेज देंगे कि वो छोटी छोटी बात पे आप पे हाथ उठाएंगे, आपको टाइम नहीं देंगे। तो जब आप पेरेंट बनने की उम्र में आओगे ना, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अपने बच्चे के साथ क्या नहीं करना है। क्या करना है वो तो आप एज पर सिचुएशन डिसाइड करोगे। हाँ। तो शालिनी जी अगर कर्ज लेके गई थी तो कैसे वो कुछ अच्छा लेके आएंगी? आप एक चीज को समझना, इंडिया में हम सालों से एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहे। औरतों के साथ सती हुआ, वेरी ट्रू। शूद्र महिलाओं के साथ अत्याचार हुए। जब तक अंग्रेज और मुगल, स्पेसिफिकली जब तक मुगल इंडिया में नहीं आए थे ना, औरतों के साइकिल्स को सेलिब्रेट करते थे। तभी हमारे यहाँ कामाख्या है। उसके बाद क्या हुआ? तुम मंदिर नहीं जा सकते। ये चेंज औरतों ने नहीं बनाया, ये आदमियों ने बनाया। औरत अपने लिए ऐसा चेंज क्यों बनाएगी? तो जो जैसे निर्भया वाला केस हुआ, ये केस लाइमलाइट में आया इस वजह से सबको पता है, लेकिन ऐसे हजारों केसेस होते हैं रोज। राइट। दूसरी चीज कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो औरतों के साथ करते आए हैं ना लोग सालों से आज तक, और अभी भी हो रहा है, आप कैसे मान सकते हो कि वो रिलेशनशिप की उन चीजों को नहीं भुगतेंगे? आप जो ले जाओगे किसी से वही ले आओगे। नहीं, पर इस हिसाब से तो फिर आप उन महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसे भी जस्टिफाई एक तरह से कर अब रहे हैं आप ये कि उनके साथ ये हो रहा है तो इसका मतलब वो भी पास्ट देखिए, लाइफ में लेके आए होंगे। नहीं, आप एक चीज को देखिए, ह्यूमन लाइफ डेस्टिनी और फ्री विल दोनों पे चलती है। क्या कुंडली में सब कुछ डेस्टिन्ड है? नहीं। प्लैनेट सिचुएशंस बना के दे देते हैं आपको, एंड यू हैव अ फ्री विल टू रिएक्ट ऑन इट। उसमें वो आपके रिएक्शन को कंट्रोल नहीं करते, आपके लिए सिचुएशंस प्रोड्यूस करते हैं। तो आपने जब किसी को अपनी फ्री विल से एक्स्ट्रा सप्रेस किया है, उसके जो कर्स निकले, उसकी जो वाइब्रेशंस यूनिवर्स में गई, उसने जो अपनी लाइफ को कोसा आपकी वजह से, वो आपने कैरी कर लिया। अब वो आपके पास है। प्रकृति ने टाइम के साथ ये चेंजेस उस लेडीज के साथ कर दिए कि उनको वो प्रिविलेज मिल गई है कि वो खड़े होकर बात कर सकती है। लेकिन वो प्रिविलेज जो पहले थी, खराब तो आदमियों ने की थी। ऑलमोस्ट सारी आदमियों ने ही खराब की थी, रीजन चाहे जो भी रहे। अगर हम शूद्रों का इतिहास देखें तो उनकी औरतों को कपड़े के पहनने की परमिशन नहीं थी पब्लिक प्लेस पे, और ये औरतों ने नहीं डिसाइड किया, ये आदमियों ने किया था। तो अब मैं आपको इसका केस बताता हूँ। मेरे पास एक महिला आई थी, कुछ वक्त पुरानी बात है, रिच फैमिली से हैं, वेल ऑफ, पैसे बहुत हैं, हस्बैंड के एक से ज़्यादा अफेयर हैं, बच्चे पूछते नहीं हैं, उनको ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ चाहिए, रिस्पेक्ट। ये पहली बार मैंने देखा था उनके रिग्रेशन में कि वो उसमें से एक हैं जिन्होंने गांव में शूद्र महिलाओं के साथ, जिसे हम टॉर्चर कहते हैं या अपमान कहते हैं या तकलीफ देने, ये पूरा बर्थ यही किया। अब इस बार ना कोई नहीं है उनके पास, वो सिर्फ रिस्पेक्ट चाहती हैं, बेसिक रिस्पेक्ट अपने ही घर पे, जो नहीं मिल रही। कैसे मिलेगी? मैम ऐसा होता है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, आई एम नॉट द वन। भगवान माफ कर देगा, कर्म नहीं करेगा, कर्म आपका। तो अगर आपने कुछ ऐसा किया है जिसने ये डिसबैलेंस या तकलीफ आपकी लाइफ में प्रोड्यूस की है, देन उसको बैलेंस करने के लिए
बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप 1 किलो कर्व्स लेके गए थे तो 5 किलो ब्लेसिंग्स ढूँढनी पड़ेगी आपको। ये क्या फिर एक साइकिल नहीं चलती चली जा रही है कि वो जो महिला जिन्हें अपने हस्बैंड से रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, जिन्हें अपने घर में प्यार नहीं मिल रहा है, उन्होंने पास्ट लाइफ में ऐसा किया था, तो अब वो उन्हें इस समय चुकाना पड़ रहा है। हुँ, अब क्योंकि उनके हस्बैंड उनके साथ ये कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ ये होना ही था, हुँ, हुँ। तो अब उनके हस्बैंड ये चीज़ कर रहे हैं, तो फिर अब नेक्स्ट लाइफ में उनके हस्बैंड के साथ कुछ ना कुछ होगा और वो उसको किसी रूप में चुकाएँगे। तो ये तो फिर एक साइकिल बनती चली जा रही है। कर्म ना 2 हिस्सों में बँटा हुआ है। पहला हिस्सा, द पीपल विल एंटर इन योर लाइफ फॉर 1 डे, 1 आवर, 6 महीने, 1 साल, पूरी ज़िंदगी। हुँ, डिपेंडिंग कि आप नेचर अलाइन करती है, ऑटोमेटेड प्रोसेस है। आपका मेरा मिलना लाइफ में पहली बार, ये अलाइन्ड बाय नेचर। किसके साथ आपका कितना क्या लिखा है। हमारा जो कंपेनियन होता है ना, उसके साथ हम ऑलमोस्ट लाइफ का 3/4 हिस्सा गुजारते हैं। 1/4 अपने पेरेंट्स के साथ गुजारते हैं। हम ये मान के चलेंगे 20-21 की लाइफ में हमें हमारी लाइफ का हैंडओवर मिल जाता है कि अब तुम्हारा शुरू हो गया, अब तुम्हें अपने आप देखना है। पेरेंट्स का वो प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट खत्म हो गया। तो वो जो इंसान अलाइन होगा ना, वो वही होगा जो आपके कर्म सेटल कराने में सबसे ज़्यादा मदद करने वाला है। वो जो कर रहा है, एक कैरेक्टर या एक रोल प्ले कर रहा है आपकी लाइफ में। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका एक सेट ऑफ नेचर है, ठीक है। जैसे आप अपने हस्बैंड के साथ हो, क्या वैसे ही अपने फादर के साथ हो? जैसे अपने फादर के साथ हो, क्या वैसे ही अपनी मदर के साथ हो? जैसे अपनी मदर के साथ हो, क्या वैसे ही आप अपने बच्चों के साथ हो? जैसे अपने बच्चों के साथ हो, क्या वैसे ही अपने फ्रेंड्स के साथ हो? पर एक शालिनी जी अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग कैसे हो सकती है? नेचर तो सेम है, क्योंकि आप हर किसी की जिंदगी में एक अलग रोल प्ले कर रहे हो, अलाइंड बाय नेचर। हुँ। तो वो आदमी सही कर रहा है या गलत कर रहा है, आज की डेट में हम अगर मेन कैरेक्टर इस लेडी को मान लेते हैं तो वो इनके कर्म सेटल कराने में इनकी हेल्प कर रहा है। अब आप खुद आगे आ जाओ अपनी चीजें सेटल करने के लिए, तो चीजें एक टाइम के बाद बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी। ऑलराइट प्रतीक जी, तो एक चीज़ मुझे समझ में आई, बड़ा पुराना गाना है राज कपूर की पिक्चर का, मेरे व्यूवर्स भी जानते होंगे कि तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। तो महल चौबारे तो सब यहीं रह जाएंगे, जो हमारे कर्मा है वो हमारे साथ जाएंगे और फिर आएंगे भी वापस। तो अब मुझे आप ये बताएं, क्योंकि मैं क्लियरली समझ गई कि जितनी भी मेरे पिछले जन्म के कर्म हैं वो ही अभी चुका रही हूं मैं। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं आपके पास आऊंगी अगर आकाशिक के लिए या पास्ट लाइफ के लिए, तो क्या टेक्निक्स होती हैं जिन्हें आप अपनाते हैं? क्योंकि आम भाषा में अगर मैं समझूं तो मुझे तो लगता है कि ओ गॉड, मैं तो पास्ट लाइफ की बातें नहीं समझना चाहती, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मैं प्रकृति की चीज़ों में दखल कहीं ना दे दूं। तो वो क्या, स्टेप बाय स्टेप अगर आप मुझे बता सकें कि आप कैसे, कौन सी टेक्निक अपनाते हैं? देखिए मैम, आकाशिक जो होता है ना, आकाशिक एक मेडिटेशन बेस्ड है। आपको टाइम लगता है अपने माइंडसेट को ट्रेन करने में उस तरीके से कि आप अपने आप को थॉट फ्री कर लो। दिमाग की 2 स्टेट्स होती हैं, या तो आपके थॉट्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आप दिन भर उलझे हो, या फिर यू कैन टेक योरसेल्फ टू द थॉट फ्री जोन। तो जब हम थॉट फ्री जोन में चले जाते हैं तो वी कैन टैप इन समवंस दैट सबकॉन्शियस एनर्जी टू फिगर आउट कि रोड मैप क्या है, ठीक है। अब आप आज जहाँ भी खड़े हो, आपको रिलेशनशिप में ट्रबल है, हेल्थ इशू है, पैसे की समस्या चल रही है, एजुकेशन में प्रॉब्लम है, आप जहाँ खड़े हो वहाँ से रास्ता कहाँ जाता है एग्जैक्टली और आपको क्या करना चाहिए? क्या ये ऐसे ही रहने वाला है? आपको ये देखिए, अगर तो आपको ये भोगना है तो बेहतर है कि हम उसको बैलेंस, फिर हम बात करते हैं उसको बैलेंस करने के लिए चीज़ों को। अगर इसे हल किया जा सकता है, लाइक यू आर द क्रिएटर, आप हल कर सकते हो चीज़। अगर आप इसे हल कर सकते हो तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। रिग्रेशन के अंदर में क्या होता है कि रिग्रेशन में हम आपके जो एनालिटिकल माइंड है उसको धीरे 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 स्लीप मोड में ले जाते हैं और हम आपके सबकॉन्शियस से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो आपने आज तक जितने भी बर्थ लिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब हम अ, आपके एनालिटिकल माइंड को ज़ीरो करके ये वहाँ पे लेके जाते हैं आपको, तो आपका पीछे वाले बर्थ जहाँ हम आपको लेके गए, हम कितने भी पीछे जा सकते हैं डिपेंडिंग कि कौन सी चीज़ें आपकी अभी ओपन पड़ी हुई हैं। वहाँ पर जाने के बाद ये डिसाइड होता है एग्जैक्टली कि
आज जो समस्या है वो पीछे की कौन सी वाली चीज से रिलेटेड है, कौन सी चीज उसको इन्फ्लुएंस कर रही है। कई बार ये होता है कि सिर्फ उसकी एक्सेप्टेंस, उस चीज को वहां जाकर के समझ लेना ही कुछ चैप्टर्स को क्लोज कर देता है, जो इमोशनली बैलेंस्ड इमोशंस की वजह से हो रहे होते हैं। कई बार ये होता है कि आपका कोई एक्ट है वहां पे जो आपने इंटेंशनली परस्यू किया है, और वो एक्ट आपको बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे आके। देन फिर जो आप बताते हो उसके हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि ये आप करके आए थे पीछे, अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए। यूनिवर्स का सिंपल सा लॉ है, जितना जो आप अपने कर्म के रूप में यूनिवर्स में फ्लोट करोगे वो एक एनर्जी होगी, वही मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आई। तो पीछे क्या फ्लोट किया था आपने, डिपेंडिंग ऑन दैट। तबीयत क्यों खराब है, जैसे जो लोग बाय बर्थ डिसीज लेके आते हैं, वो लोग पीछे किसी के साथ, किसी की जान के साथ, किसी की हेल्थ के साथ कुछ ऐसा जरूर करके आए हुए होते हैं जो आज उनके पास वापस आया है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल आप ऐसा करके आए हुए होते मतलब मैं अगर फिल्म स्टार्स की बात करूं, बॉलीवुड की बात करूं, और मैंने ये देखा है कि बॉलीवुड में कैंसर होना बहुत कॉमन है। हैं। हम सोनाली बेंद्रे की बात करें, मनीषा कोइराला, संजय दत्त, अनगिनत ऐसे फिल्म स्टार हैं जिन्हें कैंसर हुआ है, आज भी हम देख रहे हैं। तो उन्होंने पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ किया है इसलिए उनको कैंसर है? मैम वो बाय बर्थ नहीं लाए डिसीज, अच्छा। वो बाय बर्थ डिसीज नहीं लाए। आप हम संजय दत्त का एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ। ठीक है। संजय दत्त की मदर की डेथ हो गई बहुत अर्ली एज में, ठीक है। तो आप 7 डिफरेंट चक्रास, 7 डिफरेंट इमोशंस और एनर्जीज को स्टोर करते हैं, ठीक है। संजय दत्त की मदर की डेथ हुई, पहला सेटबैक लगा लाइफ में, वो उन्होंने स्टोर किया। इस तरह के इमोशंस हार्ट चक्रा में स्टोर होते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ड्रग्स लेनी शुरू की, दूसरी चीज़ें उनकी लाइफ में आई, ठीक है। फिर उसके बाद और लाइफ जब और आगे बढ़ी तो केसेस होने शुरू हो गए, मतलब जो ब्लास्ट वाला केस हुआ उसमें वो आ गए बीच में, सालों तक वो केस चलता रहा। लोग ऐसी चीज़ें बोलते रहे जो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे लाइफ में कि उन्हें सुननी पड़ेगी, फिर वो यहाँ स्टोर किया। गृहस्थ जीवन लाइफ के उस फेज में मिला जो काफ़ी दूर जा करके, उससे पहले कई इमोशनल सेटबैक्स हुए, ठीक। तो जब आप लगातार अपने हार्ट चक्र में ऐसी चीज़ें स्टोर करोगे, और फिल्म स्टार के साथ एक और चीज़ होती है कि उनको डबल लाइफ जीनी पड़ती है। अंदर जैसा भी चल रहा हो आप बाहर नहीं दिखा सकते। आप हम बोल सकते हैं ना, वो नहीं बोल सकते, तो और ज़्यादा स्टोरेज होती है अंदर, क्योंकि बाहर तो आपको हंसते स्माइल करते हुए मिले। तो कैंसर कहाँ का हुआ, लंग्स का। स्टमक कैंसर नहीं हुआ, ब्लड कैंसर। तो जहां आपने इमोशन स्टोर किए वही तकलीफ प्रोड्यूस हुई। ये नेगेटिव इमोशंस ही तो हैं जो आप वो अपने हार्ट चक्र में स्टोर करते जा रहे थे, उन्होंने मतलब खुद प्रोड्यूस किया वो। मतलब मेरा वो व्यूअर जो आपको देख रहा है, उसकी फैमिली में किसी भी पर्सन को अगर कैंसर है, तो जिस जगह का कैंसर है उसने उस जगह पे ज्यादा बर्डन स्टोर किया, मैम आप कह ये रहे हैं? मेरा अभी कुछ कहना रैंडम होगा, बिकॉज उसका लाइफ साइकिल क्या रहा। संजय दत्त के बारे में आप और हम जानते हैं, पर हम अगर मैं किसी के बारे में कुछ कहूं तो वो एक रैंडम होगा, क्योंकि मनीषा मुझे कोइराला? मनीषा कोइराला का कहाँ का कैंसर था, ओवरीज का। उनकी रिलेशनशिप की लाइफ कैसी रही, अगर आप उस चीज को थोड़ा सा ढूंढोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब सबसे बड़ा इमोशनल सेटबैक रिलेशनशिप में लगा था, दैट इज द सेक्रल चक्र, वाटर एलिमेंट, वहीं का कैंसर हुआ था उन्हें। ओके। कहीं भी नहीं होगा वो, जिस जगह पर वो एनर्जी स्टोर होती है उसी से रिलेटेड आपकी तकलीफ प्रोड्यूस होने वाली। बट आप लोग बिल्कुल श्योर होते हो, या हाँ जैसे आप बता रहे हो तो आप 100% मैम, श्योर आप हैं? योगा, आयुर्वेदा इसी पे ही बेस्ड है, सारा सारा पूरा साइंस ही इसी पे बेस्ड है। हम भी जब किसी की एनर्जी में टैप इन करते हैं हाँ। तो जो प्राण ऊर्जा फ्लो होती है फ्रॉम आर रूट चक्रा टू द क्राउन चक्रा, जब वो प्राण ऊर्जा फ्लो होती है तो कहाँ ब्लॉकेज बना रही है हमें समझ आता है रीडिंग के दौरान पे। उससे जुड़ी हुई डिसीज क्या होगी, उससे जुड़ी हुई आपके नेचर में क्या चेंजेस आए होंगे, आप अपनी लाइफ में क्या कर पा रहे होगे, क्या नहीं कर पा रहे होगे, वो प्राण ऊर्जा ही बताती है। युवराज सिंह? युवराज सिंह की लाइफ साइकिल के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है, बट वो एक एक्सेप्शनल केस है। क्रिकेटर्स को बहुत फ्रीक्वेंट कैंसर्स नहीं होते, ट्रू। क्योंकि उनकी लाइफ
वो ना बहुत छुपा रहे हैं ना दिखा रहे हैं, वो एक्ट नहीं कर रहे हैं जिंदगी का। हम्म, क्रिकेटर एक प्लेयर होता है और फिल्म स्टार एक एक्टर होता है, उसको लाइफ एक्ट करनी होती है, किरदार जीने होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक मूवी में एक एक्ट कर रहे हो, बहुत इमोशनल एक्ट, अब आप उसके अंदर कितना चले गए, आपको क्या लगता है आपने उसमें से कुछ कैरी नहीं किया, फिर स्टोर किया, और कल आपने दूसरा एक्ट किया, परसों तीसरा एक्ट किया, तो आप कितना स्टोर कर रहे हो, कहाँ कैसे कर, और फिर दुनिया के सामने उसे रिलीज नहीं कर सकते। ठीक बात। तो मैं दैट इज गोना क्रिएट अ कॉज। मैं एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि आपने कहा कि पास्ट लाइफ में जाके हम देखते हैं कि वो हमने ऐसा क्या किया था जिससे हमें ये फल मिल रहा है। अब मैं पर्सनल अगर अपनी आपको बात बताऊं, तो मैं तो कोई ऐसी फिल्म भी देख लेती हूँ जिसमें कोई बहुत विभत्स सीन है या उसमें कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत डिस्टर्बिंग रहा है, तो वो ही मेरे दिमाग में कई दिनों तक चलता रहता है। अब अगर मैं अपनी पास्ट लाइफ में चली गई, आई एम श्योर मेरे व्यूअर भी जानना चाहते होंगे कि अगर कोई अपनी पास्ट लाइफ में चला गया और उसने ये देखा कि उसने 500 साल पहले भी कुछ गड़बड़ किया था, 300 साल पहले भी कुछ गड़बड़ किया था, तो वो अपने इस जन्म में आने के बाद भी, अपने इस रूप में आने के बाद भी वो तो उसी में घुलता रहेगा, परेशान होता रहेगा। तो जो समस्या थी वो भी थी, अब एक नई प्रॉब्लम आ गई। मैं ये मानता हूं कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा घटा या आपने ऐसा कुछ किया, प्रकृति ने तभी तो हमें ये प्रिविलेज नहीं दी कि हम पीछे सारा याद रख सकें, ठीक है। लेकिन शालिनी जी, आप ये बात आज इसलिए कह पा रहे हो क्योंकि हम इस एरा में जी रहे हैं। हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम क्या था पहले? हम गुरुकुल, हमारा एजुकेशन सिस्टम था। उसका कोर्स इंडेक्स क्या होता था? उसका कोर्स इंडेक्स था शस्त्र, शास्त्र, आयुर्वेद, ध्यान और योग। तो जो ध्यान वाला पार्ट है, दैट इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग योर कॉर्ड्स विथ योर ओन सेल्फ। आपको पता होता था कि आप पीछे से क्या लेके आए हो, क्योंकि आप रेगुलर ध्यान करते थे। अब एजुकेशन सिस्टम स्किल्ड मशीन्स बनाता है। ये पास्ट लाइफ का कॉन्सेप्ट चर्चा में ही इसीलिए रहता है। अगर आप नहीं गए पीछे, नहीं उस चीज़ को सुलझाया, तो या नहीं एक्सेप्ट किया कि आप ये करके आए हो, तो बात जहाँ खड़ी है वहाँ से सुलझेगी कैसे? कैसे सुलझेगी वो? अगर किसी की पास, मेरे पास बहुत सारी लड़कियां ऐसी आई हैं पिछले, मेरे को लगभग 12 साल हो गए प्रैक्टिस होते हुए, जो आते ही ये कहती हैं कि जैसे ही मैं टीवी पे ये देख लूं कि किसी लड़की के साथ कुछ हुआ है, मैं कई रात सो नहीं पाती। क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? क्योंकि आपको वो इंसिडेंट्स अपनी लाइफ के किसी इंसिडेंट्स के साथ एक सिमिलरिटी प्रोड्यूस करके देता है। इसीलिए आपको ये लगता है कि मेरे पे बहुत ज्यादा इफेक्ट। लेकिन जो आप अभी कह रहे थे, क्या ये सबके साथ होता होगा सेम? नहीं ना। तो कुछ तो आपके साथ, उन जिनके साथ वो नहीं हो रहा, आप में और उनमें कुछ तो डिफरेंस है, कुछ तो आपके अंदर स्टोर है जो ट्रिगर हो जाता है जब आप उस चीज को दोबारा देखते हो। उसी के रिलीज की तो बात कर रहे हैं। रिलीज कैसे होता है, कितना टाइम लगता है, और क्या सभी का रिलीज हो जाता है? ऑलमोस्ट सबका हो जाता है, ऑलमोस्ट सबका रिलीज हो जाता है। बात सिर्फ इतनी है कि डॉक्टर दवाई लिख सकता है, खानी आपको है। तो अब अगर हम उस इंसिडेंस में वापस गए और आपको ये समझाए कि यही खत्म हो गया, अब ये दोबारा नहीं होगा लाइफ में, तो आप उसका बहुत बड़ा हिस्सा विद बिलीव वहीं छोड़ देते हो कि हाँ, ये मैं मानता हूं कि ये वहीं खत्म हो गया, मैं इसे कैरी कर रहा था अननेसेसरली, अब इसकी जरूरत नहीं है। फिर ये हो गया डायग्नोसिस प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद फिर आता है हीलिंग, आती है इन द पिक्चर। अब एक जख्म है जो हुआ है, पीछे से आप कैरी करके लेके आ रहे हो, उसे हम जख्म मान के देख सकते हैं। तो उस वुंड को हील होने के लिए कुछ वक्त देना पड़ेगा ना। तो पहले उसकी ड्रेसिंग करेंगे, आपको पेन किलर्स देंगे और थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि वो नेचुरली हील होना शुरू, ठीक हो जाती है चीज़। मुझे 8 या 10 ऐसी प्रॉब्लम बताइए जो बहुत कॉमन है, जिसे लेके लोग आपके पास आते हैं और जो ठीक हो सकती हैं। मैम, ऐसा है कि मैं किसी की ब्लाइंडनेस नहीं ठीक कर सकता जो बाय बर्थ ब्लाइंड है। अगर आप बाय बर्थ रेयर डिसीज लाए हो, वो मैं ठीक नहीं कर सकता। अगर आपके रिलेशनशिप में ट्रबल है, तो अगर वो ऐसा है जो नेचर आपसे चाहती है कि वो बैलेंस हो जाएगा, मैं उसका हल आपको बता सकता हूँ कि कैसे बैलेंस होगा। आपकी मनी ब्लॉकेजेस हैं, और अगर वो ब्लॉकेजेस ऐसे हैं जो ठीक किए जा सकते हैं, तो ठीक किए जा सकते हैं। मैं नेचर के सिस्टम को नहीं बदल सकता, वो पावर नहीं है मेरे पास। आप अपनी लाइफ में क्या चेंज कर सकते हो, मैं उसकी गाइडेंस आपको दे सकता हूँ।
ओके। हम डिसीज पे बात कर सकते हैं जो ऐसी है कि बॉडी लेवल पे हुई हुई है और वो नेचर ने आपके लिए डिसाइड की, मैं उसे नहीं बदल सकता। और मैं ऐसा कोई क्लेम भी नहीं करता कि आप मेरे पास आओगे, आज आप आए हो, आपने रिग्रेशन कराया, रीडिंग कराया, कल सब कुछ ठीक हो गया, कुछ नहीं होगा ऐसा। ऐसा नहीं होगा। इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। आपको समझना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या है, हम डायग्नोस करेंगे, उस पर काम करेंगे, कुछ वक्त लगेगा उसे ठीक होने में, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मेरा एक सवाल है, हम्म, ऐसी बहुत सी महिलाएं आज की तारीख में भी हैं, सिर्फ टियर 2 टियर 3 सिटी में नहीं, हम अगर मेट्रो सिटीज की बात करें, जिन्हें उनके हस्बैंड प्रताड़ित कर रहे हैं। हम्म, अब वो आपके पास आई, हम्म। आपने उनका पास्ट लाइफ करके ये बता दिया कि ये कहीं पीछे से प्रॉब्लम चली आ रही है, तो हम उन्हें बता सकते हैं, उनमें बदलाव ला सकते हैं। जिसका पति दारू पी रहा है, जिसका पति दारू पी के मार रहा है, जिसका पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, उसको हम कैसे ठीक कर देंगे? मैं आपके पास आई हम्म। तो मेरा पति थोड़ी शराब पीना छोड़ देगा। मैम एक चीज़ को समझिए कि जब भी कोई चीज़ इस दुनिया में होती है, कोई भी चीज़ होती है, क्या वो एक रैंडम मूव है बाय नेचर? जब नेचर इतना प्लान कर सकती है कि पेरेंट्स कौन होंगे, फैमिली कौन होगी, पैसे कितने मिलेंगे, घर कौन सा होगा, एजुकेशन कैसे होगी, तो वो एक एक्ट नेचर ने रैंडम छोड़ दिया होगा? नहीं, नहीं। बट नेचर ने सेलेक्ट करने का हक उसके पास है ना, बदलने का थोड़ी है। मैं माता पिता सेलेक्ट नेचर ने बड़ा प्लान करके किया, ठीक है। पर इस दुनिया में आने के बाद वो बदल नहीं सकता। मेरा सवाल ये है कि मैं आपके पास आई, मैं परेशान हूँ, वो तो दूर हो सकता है। मेरा कोई फियर है, वो दूर हो सकता है। मेरी कोई डिजीज है, मेरे कर्मों से वो दूर हो सकती है। लेकिन मेरा पति असफल है, मेरा बच्चा असफल है, मेरे बच्चे मुझे सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो मैं उनके बिहेवियर को कैसे चेंज करूंगी? सवाल इसमें नहीं है कि बच्चे आपके साथ कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। पति एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है, बच्चे एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक रोल क्यों प्ले कर रहे हैं आपकी लाइफ में? ऐसा कुछ ये आप ही से जुड़ा हुआ है। अगर 3 लोग आपके साथ सेम टाइप का बिहेवियर रखते हैं, तो ये उनके बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है। आपको ढूंढने की जरूरत है कि आप ऐसे ही, और वो तीनों लोग सारी दुनिया के साथ ऐसे नहीं होंगे, आप ही के साथ ऐसे होंगे। पति दारू पी के घर जिस औरत का आ रहा है, वो बुरा तो उसके साथ ही होगा ना, पड़ोसी के साथ तो नहीं हो यही सकता। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके साथ जो आज हो रहा है उसका रीजन आपके पास में है। कुछ तो रीजन है आपके पास में, और वो कॉमन रीजन नहीं होता। आपकी बात मैं समझ गई सर, मेरा सवाल अलग है। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये मेरे साथ हो रहा है, ये तो आप बता देंगे, लेकिन वो बदल कैसे पाऊंगी मैं? अगर मेरी तकलीफ इस चीज में है कि मेरे पति का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, तो जब तक वो दूर नहीं होगी मेरा कष्ट नहीं बदल सकता। ये जानने के बाद भी कि ये प्रॉब्लम मेरी ही पास्ट लाइफ से कहीं चली आ रही है, लेकिन अभी जो मुझे सामने दिखाई दे रहा है, जब तक वो बदलेगा नहीं तब तक मैं संतुष्ट होंगी नहीं। जब तक आप नहीं बदलोगे तब तक वो भी नहीं बदलेगा। उसका पहला रिश्ता आपके साथ था, एक्स्ट्रा मैरिटल बाद में हुआ, तो कुछ हुआ जो आपके और उसके बीच में एक ब्रेक आ गया और वो बाहर चला गया। उसके पीछे का रीजन क्या है? वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके पीछे कोई तो रीजन है, क्योंकि ये सबके साथ नहीं हो रहा। फॉर एन एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, ठीक है। एक लेडी आई मेरे पास, ठीक। उनका कहना था कि मेरे ना 3 IVF फेल हो चुके हैं। आई एम 42, it's been 12 years we are trying to conceive a child. हमने रीडिंग स्टार्ट की क्योंकि वो इंडिया से बाहर रहती थी। तो रीडिंग के बाद मैंने उनसे पूछा कि शादी के तुरंत बाद आपको एक कंसीव हुआ था? बोली हाँ। मैंने कहा फिर? तो बोली उस समय नहीं चाहिए था तो मैंने अबॉर्ट कर दिया। और मैंने कहा उसको कोई दुख है? कहती अब है। पिछले बर्थ से जस्ट टू हैव 1 मेल चाइल्ड उन्होंने कई अबॉर्शंस किए। तो मैंने उन्हें कहा कि आप एक काम करो कि प्लान टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, ठीक है। उन्होंने कहा मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। मैंने कहा देखो ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि यही टास्क है। आप इसके बारे में सोचो, कन्विंस करो, थोड़ा टाइम दो चीज़ों को। पहली बार में नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो हो सकता है मान जाए। आफ्टर 6 months डाउन द लाइन उन्होंने एक गर्ल चाइल्ड को इंडिया से अडॉप्ट किया और वो ले गई, ठीक है। इस बात को हो गए होंगे 2-3 साल लगभग। आज उनका एक अपना बेटा भी है। मैंने नहीं बदला कुछ, ना मैं बदल सकता था, और वो नहीं बदलती तो और जिंदगी गुजरती तो जा ही रही थी। उन्होंने बदला, सिर्फ सही गाइडेंस मिल गई ना।
मैं ये नहीं बोलता मैं भगवान हूँ और मैं अकेला हूँ इस फील्ड में, ऐसा नहीं बोलता। बहुत सारे लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन सिर्फ एक सही गाइडेंस आपसे वो सॉल्व करवा देती है जहां आप फंसे हुए हो। तो अब वो जैसे ही वो ब्लॉकेज हटी, वो एक वही बच्चा ले आई जो कहीं छोड़ आई थी पीछे। वो आपको वही बच्चा मिलेगा लाने के लिए। आप वही बच्चा लेके जाओगे जिसकी जिम्मेदारी आपके साथ अलाइन थी, आपने नेचर के काम में छेड़छाड़ की थी। वो वापस आया, आपको नेचर ने दरवाजे खोल दिए। बड़ी अच्छी लगी मुझे आपकी ये बात, क्योंकि आपने कहा मैं भगवान नहीं हूँ, हाँ, मैं कुछ भगवान नहीं बदल हूँ। नहीं सकता। क्योंकि बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो ये क्लेम करते हैं, मेरे व्यूवर्स भी कमेंट करके बताएंगे, उनका ये कहना है कि हमारे पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। पर आप ये कह रहे हैं कि बदलने वाले भी आप हैं, हाँ, करने वाले भी आप हैं, मैं बस एक मार्गदर्शन। मैं सिर्फ हेल्पिंग हैंड बन सकता हूँ किसी के लिए भी। मैंने अब पहले ही कहा कि लोग मेरे पास तकलीफ में आते हैं, कोई मुझे खुशी में नहीं याद करेगा। और मेरा आइडिया ये होता है इस चीज को लेकर के कि अगर कोई तकलीफ में आए तो मैं उसको बेस्ट ओपिनियन दे सकूं कि आप ऐसे कर लो, चीजें ठीक हो जाएंगी। करने वाले आप ही हो। देखिए ऐसा है शालिनी जी कि अब पैसे पे बात करते हैं, सबसे कॉमन टॉपिक है, ठीक है, कि सबको ना भगवान ने एक पैसे की कैपेसिटी दी, ठीक है। मान लीजिए आपकी कैपेसिटी है 5 लाख रुपए, मेरी कैपेसिटी 1 लाख है, इनकी कैपेसिटी 10 लाख है, किसी की 50 लाख। वो कैपेसिटी नहीं बढ़ सकती। अच्छा, फ्लो आता रहे और हम पैसे खर्च करते रहे। हम यही चाहते हैं ना, हाँ। कि पीछे से पैसे का फ्लो बना रहे। अब वो कैपेसिटी 1 लाख हो तो वो 1 लाख भरता रहे, मैं खर्च करता रहूं, वो फिर भर जाए, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो यहां से ले जाना तो नहीं है। ठीक, लोगों की ना ब्लॉकेज उस फ्लो में होती है। कोई भी इस बॉक्स को बड़ा नहीं कर सकता। आप और मैं या दुनिया में कोई भी, हम जहां पैदा हुए, क्या हम ऑल ऑफ अ सडन किसी तेज पत्ते पे लिख के एलीट क्लास में अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। बट मैनिफेस्टेशन तो आप मानते होंगे। क्या होता है मैनिफेस्टेशन? इच्छा शक्ति होती है। कैसे काम करती है? मैं तो बड़ी पुरानी बात आपको बता रही हूँ, हालांकि पॉडकास्ट में मैं पहली बार इस चीज़ का जिक्र कर रही हूँ। मैं 5th स्टैंडर्ड में थी, मैंने स्वामी विवेकानंद की स्वयं लिखी हुई किताब पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि व्यक्ति में इतनी इच्छा शक्ति होती है कि वो एक बड़ी शिला को लगातार देखता रहे और मन ही मन ये कहता रहे कि सिर्फ मेरे देखने मात्र से ये फूट जाए तो वो शिला भी फूट सकती है, वो चाहे कितनी विशाल हो। और 5वीं क्लास के एक बच्चे ने जब वो बात पढ़ी, 5वीं क्लास का बच्चा ना इतने सवाल नहीं पूछता है, और स्वामी विवेकानंद की खुद की लिखी हुई किताब में मैंने वो पढ़ा था, तो वो मैंने इस कदर अंदर गांठ बांध लिया था कि अब मुझे ये समझ आ रहा है कि फाइन, वो मैनिफेस्टेशन था जिसे शायद अब मैनिफेस्टेशन कहा जाता है, और तब हमें सिखाया गया था कि इच्छा शक्ति है। चलिए, मैं ना इंजीनियर हूं तो थोड़ा टेक्निकल हो जाना मेरी आदत है, उसका बुरा नहीं मानिएगा। लेकिन मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, भगवान से विश मांगना, मंदिर जाना, पूजा करना, भगवान से बात करना। अच्छा, मैं थोड़ा इंजीनियरिंग लैंग्वेज में अगर बताऊं कि मैं पहले ही अगर हताश हो जाऊंगी, मैं ग्राउंड पे गई सेंचुरी बनाने और मैं पहले ही ये सोच लूं कि सामने वाला बॉलर तो इनकी टीम में इतना बड़ा बड़ा है कि मैं तो क्या ही कर पाऊंगा, तो जब मैं उस हताशा निराशा में खेलूंगी तो शायद मैं 2, 4, 5, 8, 10 के आगे तो नहीं बढ़ पाऊंगी, क्योंकि मैं खुद घबराई हुई हूँ। और मैं ये सोच के जाऊं कि सामने कितना भी शानदार बॉलर हो, मतलब ऐसा मेरा मानना है, तो वो जो हिम्मत आपके अंदर होती है वो भी कई बार अच्छे रिजल्ट दे जाती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही खड़ा है, क्या होती है इच्छा शक्ति और वो कैसे काम करती है? क्या होता है मैनिफेस्टेशन? एक बात अपने सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर कर देना ताकि वो उसके लिए रास्ता बना दे। दिस इज मैनिफेस्टेशन। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन वो ऐसा क्यों करे आपके लिए? क्योंकि हम खुद कर रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ आपकी इच्छा है इसलिए। ये ना डुअल गेम है। अगर आप उस रोड मैप को एक्सेप्ट करते हो, जैसे ऋषि वशिष्ठ का नाम सुना होगा आपने, रामचंद्र जी के गुरु थे। उनके पोते हुए ऋषि पराशर, जिन्होंने सारी ज्योतिष लिखी। तो ऋषि वशिष्ठ भविष्य दृष्टा थे, ज्योतिष का ज्ञान रखते थे। उस युग की बात कर रहा हूँ। और क्या उन्होंने रामचंद्र जी से कहा था कि यार, जिनके साथ तुम्हारी शादी हो रही है ये बहुत अच्छी नहीं चलने वाली है, या तुम्हारा ये जो तुमको राजा बनाया जा रहा है ये नहीं चलने वाला है, तुम्हारा तो
जीवन में कुछ और लिखा है। जो इतना ज्ञानी हो, जिसको सारे जीवन का ज्ञान हो, तो बोले तुम एक काम करो, तुम मैनिफेस्ट करना शुरू करो कि मैं ही राजा बन जाता हूँ। हम्म, एक तरीका। और दूसरा तरीका कि तुम प्रारब्ध को एक्सेप्ट कर लो। हम्म, तो उन्होंने ना मंगल की पूजा कराई, ना तेज पत्ते पे लिखवाया, उन्होंने प्रारब्ध का ज्ञान दिया। ठीक बात। ठीक। हम्म, अब आपकी बात, ये सबकॉन्शियस आपका अवचेतन मन या वो चेतना आपकी बात क्यों माने? तब मानेगी जब आप उसकी बात मानोगे। ये दोनों तरह से बैलेंस होता है। हम्म, मेरा प्रारब्ध है कि मुझे मेहनत करनी है या मुझे लोगों की हेल्प करनी है, और मैं अपने काम में 100% डेडिकेट लगा हुआ हूँ उसमें। हम्म। अब उसके बीच में मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, वो रास्ता बना देगा आपके लिए। ठीक है। अब हम, क्योंकि घड़ी भी इशारा कर रही है, आगे बढ़ रही है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ, आप उसका, मैं चाहती हूँ टू द पॉइंट मुझे आप डिटेल में बताएं। आकाशिक में और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कितना टाइम लगता है? मैं अगर आपके पास आऊं तो मैं कितना समय आपके पास लेके आऊं, और क्या ये वन सिटिंग में हो जाएगा? आकाशिक वन सिटिंग में हो जाता है। रिग्रेशन में आ, मैं आपको ले जाने वाला हूँ। आपका स्ट्रेस लेवल, आपका माइंडसेट ये डिसाइड करता है कि आप कितनी देर में ट्रांस में पहुंच जाओगे। कई बार 1 घंटा, कई बार उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, डिपेंडिंग कि आप कितनी जल्दी उस स्टेट तक चले जाते हो। तो इसके अंदर में शायद 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है। आकाशिक मैक्स 1 घंटे का टाइम लगता है, क्योंकि मैं रेगुलर उस चीज़ को करता हूँ, तो मुझे उस स्टेट में जाने, मेरा डेली का काम है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। क्योंकि शुरू में आपने कुंडली की बात की थी कि जब कोई पैदा होता है तो राहु एक जगह होता है, केतु एक जगह है, शनि एक जगह है, और वो नेचर ने डिसाइड करके भेजा है। अब मैं किसी भी पंडित के पास अगर जाऊंगी तो मेरी कुंडली वही रहेगी। कोई ये नहीं कह देगा कि तुम्हारे केंद्र में सूर्य है तो कोई कह दे तुम्हारे केंद्र में बुध है। जो है वो इंडिया में बैठे या अमेरिका में बैठे एस्ट्रोलॉजर के लिए सेम होगा। मैं आपके पास आ रही हूँ और आप आकाशिक में मुझे ये बता रहे हो कि तुमने इतने जन्म पहले ये किया था, इसलिए तुम्हारे साथ ये हो रहा है। मैं कैसे मानूं कि आप सच बोल रहे हैं? मैम, जब मैं आपको बताऊंगा ना, तो आप रेजोनेट कर पाओगे चीज़ों से। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम प्राण ऊर्जा को टैप इन करते हैं, हम सबकॉन्शियस और प्राण ऊर्जा को टैप इन। अब अगर आपके सेक्रल चक्र में ब्लॉकेज है, ठीक है, या आपके सोलर प्लेक्सस चक्र में ब्लॉकेज है, तो सोलर प्लेक्सस चक्र का मतलब होता है अग्नि तत्व। अगर वहाँ ब्लॉकेज है तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल लो होंगे, आपको इंडाइजेशन के इश्यूज होंगे, एसिड रिफ्लक्स होगा। ये बेसिक चीज़ें आपके साथ पहले से चल रही होंगी। आपका कॉन्फिडेंस हिट करने वाले लोग आपके आसपास होंगे। हमें पता चल जाता है वो कौन लोग हैं, आप कौन सी तकलीफ़ों से। तो आपका एनर्जी लेवल, आपकी प्राण ऊर्जा, आपका, जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो 5 मिनट बाद आप बोलोगे हाँ ठीक बोल रहे हो। तो और फिर जब हम मैं एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने उसमें बीए किया, एमए किया, एमफिल की। आई एम मूविंग टुवर्ड्स द पीएचडी इन वैदिक ज्योतिष। कुंडली के अंदर जो लिखा होता है और आकाशिक या रिग्रेशन में जो आता है, वो एक जैसा होता है, बिल्कुल एक जैसा। उसमें कोई अंतर नहीं है। जो चीज हम देख पाते हैं उस पर भरोसा कर पाना ज्यादा आसान होता है, मानता हूँ। और जो चीज हम देख नहीं पा रहे हैं वो कई बार हमारे लिए कही सुनी बातें हो जाती हैं। मैं समझना ये चाहती हूँ कि अगर मैं किसी डॉक्टर के पास गई, मेरे हाथ में पेन है, मैं डॉक्टर के पास गई, उसने मुझे कुछ टेस्ट लिखे और बोला कि तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अब मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगी, टेस्ट होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा निकलेगा, तीसरे के पास जाऊंगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा निकलेगा। हर लैब में अलग अलग चीजें निकलें या हर डॉक्टर अलग अलग बात बताए, ये नहीं होगा। क्या मैं अगर प्रतीक बजाज के पास आई हूं या मैं किसी दूसरे आकाशिक के पास गई हूं, तो दोनों मुझे एक ही बर्थ तक लेके जाएंगे, एक ही बात बताएंगे, और एक ही कारण रहेगा मेरी प्रॉब्लम का? कारण एक ही रहेगा, कारण बिल्कुल एक ही रहेगा। हो सकता है कि मेरे बताने के तरीके में और किसी और के बताने के तरीके में फ़र्क हो सकता है, लेकिन वो कारण नहीं बदल सकते हम। एक चीज़ समझिए, मैं कोई किसी के बारे में बायस नहीं हो रहा हूँ, पर एक नए एमबीबीएस के पास जाएंगे और एक 20 साल पुराने डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसके तजुर्बे में फ़र्क होगा ना। बिल्कुल। बस इतना ही फ़र्क आता है। कोई ऐसा नहीं कि वो शायद डाउटफुल हो जाए क्योंकि उसकी प्रैक्टिस छोटी है। आप 20 साल पुराने डॉक्टर के पास गए तो वो बहुत स्ट्रांगली आपको देखते ही बोले यही हो, क्योंकि वो उसका तजुर्बा है ना, वो करते हुए उसे वक्त हो गया है। तो हो सकता है दोनों के बताने के तरीके में फ़र्क हो, लेकिन अलग अलग बात नहीं बताएंगे वो।
बात तो सेम ही रहेगी। मैं क्योंकि हमेशा अपने व्यूअर के साइड से नहीं, पूछती बिल्कुल हूँ आप सही सवाल और पूछे। मैं चाहती हूँ कि उनका फायदा हो। अब मुझे आप ये बताइए कि क्या मेरा कोई व्यूअर जो हर जगह से परेशान है और वो आपके पास एक होप लेके आए कि यहाँ शायद निराकरण हो जाए, तो क्या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने का कोई अर्थ ना हो, या आकाशिक से जिनका कोई रिजल्ट ना निकले, आप उन्हें बैरंग वापस लौटा दें कि जी तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है? मैम देखिए, अगर कोई लाइलाज बीमारी ले आया कि कब ठीक होगी, तो मेरे पास उसका जवाब नहीं है। कोई ब्लाइंडनेस ले आया, अब कोई ऐसा इंसान आ जाए जिसके लिए नेचर ने वो रोड मैप में ही वो चीज़ नहीं डाली, तो मैं रोड मैप नहीं बदल पाऊंगा, ये मेरे बस की नहीं है। और दुनिया में मैं कॉन्फिडेंटली कहता हूँ कि कोई किसी मेरे बस में है ऐसा इंसान कि मैं दूसरे इंसान का कर्म बदल दूं, उसकी किस्मत बदल दूं, कोई नहीं कर सकता ऐसा। बट जो मिला है ना, उसको कैसे जी लो, मैं ये बता सकता हूँ। जो मिला है उसे तो आप लाए हो खुद ही पसंद करके, मैं कैसे बदलूं उसे, या दुनिया में कोई भी कैसे बदलेगा उसे। इंसान में इतनी ताकत थोड़ी है कि प्रकृति के नियमों को बदल दे, ये नहीं है इंसान की ताकत। इंसान जो मिला है, या तुम आज जहां खड़े हो उससे 4 रास्ते जाते हैं, आप तुम्हें नहीं समझ में आ रहा मैं किस पे चला जाऊं, मैं वो बता सकता हूं, लेकिन पूरा नियम नहीं बदल सकता। अगर आप कोई चीज ऐसी लाए हो जो आपके प्रारब्ध में है ही नहीं, तो मैं वो ला के नहीं दे सकता आपको। बड़ी जेन्युइन आपकी नहीं, बातें मैं ऐसा हैं। नहीं कर पाऊंगा। और मैं व्यूअर्स को कहूंगी कि इतनी जेन्युइन बातों के लिए आप एक बार पहले तो मेरे पॉडकास्ट को इस समय लाइक कीजिए। जो आप कहना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइए। क्या कोई ऐसा लड़का या लड़की जो इस समय आपको देख रहा है, रिलेशनशिप में वो है लेकिन चूज नहीं कर पा रहा कि ये मेरा सोलमेट है या नहीं है, क्या वो आपके पास आए तो आप ये देख के बता सकते हैं कि इज ही और शी इज द राइट पर्सन और नॉट? हाँ, मोर और लेस अगर हम दोनों को रीड करें तो फिर पता चल जाता है कई बार। अच्छा। दूसरी चीज़ ये होती है कि देखिए, जब हम 20s में होते हैं, स्टार्टिंग 20s में से लेके मिड 20s तक, उस एज में ना बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं टूटते हैं, होते हैं टूटते हैं। आपको फाइनल डेस्टिनेशन, जो मैंने आपसे कहा ना कि पीपल विल एंटर इन योर लाइफ फॉर अ रीज़न, टू टीच यू समथिंग, ठीक है, वहां से नए लोग आपकी लाइफ में एंटर होना शुरू होते हैं। तो हर एंटर हुआ इंसान आपका रिलेशनशिप परमानेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये समझने वाली बात होती है कि किसके साथ वो परमानेंट, और वो हमेशा आपका ऑपोजिट होगा, बिल्कुल ऑपोजिट होगा आपके नेचर के, आपकी चीजों, क्योंकि आपके अंदर जहां गैप्स है ना, वो उसका फिलर होता है। तो उसको आने तक का टाइम हमें वेट कर, अभी अगर आप उससे मिले ही नहीं हो, तो क्या यही वाला मेरा वो परमानेंट रिलेशनशिप है? ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप उसके पास खड़े हो तो हाँ, मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ ये है। और अगर नहीं खड़े तो मैं बोल दूंगा अभी टाइम लगने वाला है, अभी आप उससे मिले नहीं हो। तो जब किन के लिए आकाशिक है ही नहीं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है ही नहीं, जिनके जैसे मैं खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैंने तो हाथ जोड़ के कहा कि लोगों को मेरी जरूरत ना पड़े, हाँ। ठीक है। लेकिन जो ऐसी तकलीफ में है ना, जहां से कुंडली सॉल्यूशन नहीं दे रही है, मैं खुद देखता हूँ, एस्ट्रोलॉजी परस्यू करता हूँ, लेकिन जहां उससे सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तब फिर आपके साथ एक समस्या है, ठीक है, कोई एक समस्या है। और मैं जानता हूँ आप जिस परिवार से आती हैं वहाँ एस्ट्रोलॉजी का बैकग्राउंड रहा है जी। तो कभी आपने अपने फादर से ये पूछा कि अगर मैं इस प्लैनेट की पूजा करने लगूं तो ये मेरी बात मान जाएगा? वो इन चीजों के खिलाफ थे। यस। मैंने कोई रत्न नहीं पहना हुआ है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी रत्न और एग्जैक्टली तो वो आपकी पूजा करने का वेट थोड़ी कर रहा था, और कर लेने से मान जाएगा इसका भी कोई लॉजिक नहीं है। तो वो देखिए, उसने एक सिचुएशन बना दिया आपके लिए, आपके रिएक्शन का वेट कर रहा है। मैं आपको यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कैसे रिएक्ट करना है अपनी परिस्थिति में, वो ग्रह के प्रभाव को कम करने। इट्स नॉट ऑल अबाउट द सिचुएशंस व्हिच आर कमिंग टू यू, इट्स अबाउट हाउ यू आर रिएक्टिंग ऑन इट। सो इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट रिएक्शन, व्हाई एंड हाउ टू डू दैट। ये सिर्फ इसके बारे में। रत्न तो मैं भी कोई नहीं पहनता। ठीक बात है, मेरे व्यूअर्स को भी पता है कि इस पॉडकास्ट पे उन्हें रिएक्ट कैसे करना है। मैं चाहती हूँ आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बाकी लोगों तक पहुंचाइए।
क्योंकि बहुत से लोग मार्केट में ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है थ्रू आकाशिक और पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो आपको बहुत जेन्युइन बातें पता चली हैं। आपको लाइक भी करना है, दूसरों तक इस पॉडकास्ट को पहुंचाना है, ताकि ये जो आपका भला हुआ है, ये ज्ञान भरी बातें सुन के, तो दूसरों का भी भला हो सके। कुछ पूछना है आपको प्रतीक जी से, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। कई बार मैं कह चुकी हूँ कि आप अपने सवाल बताइए, दोबारा हमारा मिलना होगा तो हम जरूर पूछेंगे उनसे। मेरे साइड से तो प्रतीक जी जितने सवाल थे, मुझे लग रहा है कि मुझे सबका बहुत संतुष्ट जवाब मिला है। आप अगर खुद अपनी तरफ से कुछ व्यूअर्स को बताना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो आप दे देखिए सकते मैम, हैं। मेरा सिर्फ एक बहुत छोटा सा मैसेज होता है। मैं सबके लिए ये चाहता हूँ कि लाइफ अच्छी चलती रहे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरा कहना नहीं है कि आप सिर्फ मेरे पास आ जाएं, मेरा ऐसा कोई कहना नहीं, बट आप किसी ऐसे के पास जाएं जो आपको ये ना बोले कि मेरे पास रेमेडी है, क्योंकि रेमेडी हल नहीं होती। आप यू आर द वन हु हैज टू मेक द चेंज। अगर आपको कुछ बाहर बदलना है ना जिंदगी में, तो पहले कुछ अंदर बदलना पड़ेगा, उसका रिफ्लेक्शन बाहर आएगा। ये बिल्कुल सिंपल रूल है, अंदर कुछ बदले बिना बाहर कुछ नहीं बदला जा सकता। तो तेज पत्ते पे लिखने से पैसे तो नहीं आएंगे, थोड़ी मेहनत करने से हो जाता है, जी। जिंदगी ठीक कट जाती है, उससे शायद आ जाते हैं। सो मेरा बस इतना कहना होता है कि आप किसी ऐसे के पास ना जाएं जो आपको क्विक सॉल्यूशन देने वाला है, क्योंकि नथिंग इज क्विक इन दिस एंटायर ऑकल्ट। 2 मिनट की रेमेडी और 2 मिनट की मैगी से Yes. सेहत हमेशा खराब ही होती है, ये आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम निकाला और इतनी वैल्यूएबल बातें मेरे व्यूअर्स को आपने बताई हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी आपको, क्योंकि शुरुआत आपने एक टीज के साथ की थी कि जो मेरे पास आते हैं अपनी परेशानी लेके आते हैं और उनकी परेशानियों से मुझे पैसा मिलता है। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, क्योंकि आप उन्हें सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। धन्यवाद।